हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 14 नंबर सेट तक डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख सकते हैं बाकी 14 वीडियो को। शुरू करते हैं। यह 15 नंबर सेट है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। और भारत में अधिकांश वर्षा जो होती है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में धड़वार भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। तो मुंगेर में जो है धड़वार भूस्तरीय संरचना वाली चट्टान पाई जाती हैं। रोहतास जो हो जाएगा यहाँ पे धड़वार भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में धड़वार भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में बिंद प्रकार की भूस्तरीय संरचना पाई जाती है। बिहार में बिंद भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो समुद्री आहार श्रृंखला में सबसे सही क्रम हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, फिर उसके बाद जू प्लैंक्टन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रेफिश हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि पौधे ग्रेट लेक्स खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं और उन्हें उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं खाद्य श्रृंखला में, अगला स्तर प्राथमिक उपभोक्ता या ऐसे जीवों से बना होता है जो अन्य जीवों द्वारा उत्पादित भोजन खाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया है। तो यह हो जाएगा इको मार्क हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इको मार्क जो है प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। इसे 1991 में दिया जाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो पहले देखते हैं, गोरखपुर जो है यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह सही दिया हुआ है। उसके बाद है लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, यह भी सही दिया हुआ है। और उसके बाद दिया है जबलपुर। तो जबलपुर जो है यह सोन नदी नहीं होगा, यह नर्मदा के किनारे स्थित है। याद रखेंगे जबलपुर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया हुआ है सूरत, तो जो सूरत है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 जो है इसमें आदिवासी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 जो है इसमें अवस्थिति दिया हुआ है कि वे कहाँ पे निवास करते हैं। तो पहला दिया हुआ है भील। तो भील जनजाति जो है यह आदिवासी मुख्यतः यह राजस्थान में पाई जाती है। अगला है गोंड हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद लिम्बू जो है लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है। और उसके बाद कोन्याक जो है यह नागालैंड में पाई जाती है। याद रखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह भील हो जाएगी, दूसरी बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो जाएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें जो है भील राजस्थान पहले के मिलान 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 हमारा मिलान हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भील जनजाति जो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में जो है निकेल और फेरस की प्रचुरता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं। पहला परत जो होता है जो हम लोग जिसे बोलते हैं सियाल जो होता है जिसे सियाल बोलते हैं।
पहले परत को उसको हम लोग भूपटपट्टी या भूपटल भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है सीमा, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं नीफ है। नाम से ही पता चलता है कि जो सीमा होती है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है, और नीफे जो होता है इसमें निकेल और फेरस यानी लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की जो याम्योत्तर है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ है जो कि नहीं होगा, यह महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। गुजरने वाले राज्य का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय मानक मध्याह्न रेखा जो है यह 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। और यह मध्याह्न रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। भारतीय मानक समय जो है जो ग्रीनविच टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। याद रखेंगे कि 5.5 घंटे जो है भारतीय मानक समय उससे आगे है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा यह हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2,26,658 वर्ग मील हो जाएगा। और यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखेंगे जो ग्रीनलैंड जो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, उसके बाद न्यू गिनी आता है, फिर बोर्नियो आता है, और उसके बाद जो जाएगा सबसे बड़ा मेडागास्कर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि फ्रांस ने इसे 26 जून 1960 तक उपनिवेश बनाया था। याद रखेंगे कि मेडागास्कर को फ्रांस के द्वारा 26 जून 1960 तक जो है 1960 तक उपनिवेश बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निहारिका क्या है। तो निहारिका जो होती है एक धूल, गैस और प्लाज्मा का बादल होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति के 2 कारण होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और किसी तारे के विस्फोट से बने सुपरनोवा से। सुपरनोवा जो होता है जो पदार्थ निकलता है उसे निहारिका का जन्म होता है। साथ ही याद रखेंगे परावर्तन निहारिका की खोज जो है 1912 में वेस्टो स्लीफर ने किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, लाली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो लाली वन्य जीव अभयारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लाली वन्य जीव अभयारण्य है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगी भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ी जो है यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ी जो है यह असम प्रदेश के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। और यह मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है। मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, उसमें शामिल है गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है पहाड़ी श्रृंखला का नाम दिया है, फिर उसके बाद राज्य का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। उसके बाद लिखा हुआ है कालरायन पहाड़ी कर्नाटक में, जो कि गलत है। उसके बाद लुसाई पहाड़ी है त्रिपुरा में, यह भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि कालरायन पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु में है। याद रखेंगे कालरायन पहाड़ी जो है यह है तमिलनाडु में, इसमें तो गलत दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है लुसाई पहाड़ियाँ, तो लुसाई पहाड़ियाँ त्रिपुरा में नहीं, यह हो जाएगा मिजोरम में, यह मिजोरम में है। उसके बाद दिया हुआ है अबोर पहाड़ियाँ, अबोर पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यह सही है। और उसके बाद जो है गाविलगढ़ पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है, यह भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें 3 और 4 जो है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया हुआ है। तो राज्यों का आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हो जाएंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व के मामले में जो हो जाएगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा डेंसिटी मिजोरम का है, और उससे ज़्यादा जो हो जाएगा सिक्किम का हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 व्यक्ति ही होते हैं।
और सबसे अधिक पूछा जाए अगर कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है यह बिहार में हो जाएगी। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का वृत्तांत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है विशाख दत्त के ग्रंथ में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का विस्तृत वर्णन जो है विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें दिया गया है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई उसके बारे में चर्चा भी की गई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है। पहले है, जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे, जो कि गलत दिया हुआ है। दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते थे उनको जैन धर्म में दिगंबर कहा गया है, तो गलत दिया हुआ है। अगला है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यह भी सही दिया हुआ है। और पार्श्वनाथ का जो चिन्ह हो जाएगा यह सर्प यानी सांप हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए थे, यह भी सही दिया हुआ है कि जैन धर्म में अजितनाथ के बाद संभवनाथ जो है अगले तीर्थंकर हुए थे, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा और 3 दोनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनके बाद जो तीर्थंकर हुए थे तीसरे तीर्थंकर यह हुए थे संभवनाथ। और जो पहले थे तो पहले जो थे यह हो जाएंगे ऋषभदेव। याद रखेंगे कि ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और जो महावीर थे यह अंतिम और 24वें तीर्थंकर रहे थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? यह किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा था कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह देश जो है सही अर्थों में इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? तो हो जाएगा कथा सरित सागर जो है यह हर्षवर्धन की रचना नहीं है। बाकी जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका यह सभी जो है हर्षवर्धन की रचना है। याद रखेंगे कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है यह हर्षवर्धन की रचना है, और कथा सरित सागर जो है यह गुनाढ्य की रचना है। याद रखेंगे यह लिखा गया है गुनाढ्य के द्वारा। याद रखेंगे कि गुनाढ्य जो है इनके द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई थी, जो बृहद कथा का सबसे अच्छा, बड़ा और सरल रूपांतरण है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है नरमपंथी दिया हुआ है, और उसके बाद उससे संबंधित संगठन का नाम दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस जो है यह इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो कि सही है। फिर जस्टिस एमजी रनाडे यह पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा से संबंधित है, और फिरोज शाह मेहता जो है यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चारों सही हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो है इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के रूप में भी जाना जाता था, जिसने इंडियन लीग का स्थान लिया, और 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों के द्वारा स्थापित किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन ने राजनीतिक सवालों पर एक मजबूत जनमत के निर्माण और आम राजनीतिक कार्यक्रम में भारतीय लोगों की एकजुटता के प्रयास भी किए थे। और जो पूना सार्वजनिक सभा थी, याद रखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा जो है यह 1867 में महादेव गोविंद रनाडे और अन्य लोगों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा जो है इसका स्थापना किया गया था 1884 ईस्वी में। यह एम वीर राघवाचारी और वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। वहीं जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग के द्वारा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित की गई थी, परंतु
21 ईस्वी में ये फैक्ट्री जो है बंद हो गई थी, लेकिन बाद में 1651 ईस्वी में फिर से दोबारा 1651 में गुलजारबाग में इसे स्थापित किया गया, जो आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जाना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि पटना में डच फैक्ट्री की जो स्थापना हुई थी यह 1632 में हुई थी। याद रखेंगे कि डच फैक्ट्री की स्थापना जो है पटना में यह 1632 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण हो जाएगा वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं के संबंध में इतिहास में कहा जाता है कि वह बहुत ही विद्वान था तथा सैन्य मामलों एवं सैन्य दृष्टि से काफ़ी कुशल व्यक्ति था, परंतु युद्ध का नेतृत्व करना, अपने साम्राज्य को कैसे अस्थायी बनाना है, इन सब विषयों में हुमायूं जो था बहुत कमजोर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, BR अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा दिया हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। उनका जन्म जो है महार परिवार में हुआ था, यह सही है। नेक्स्ट है वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी जो है वे हिंदू धर्म के पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे, यह सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा गलत दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही याद रखेंगे कि जो यहाँ पे 1923 लिखा हुआ है कि 1930 में जो है उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था। यह हो जाएगा 1930 में नासिक के काला राम मंदिर में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक और मील का पत्थर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो हो जाएंगे विलियम वेडरबर्न। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विलियम वेडरबर्न जो है एक विदेशी थे जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे 1889 में जो बम्बई में हुआ था, बम्बई में बने थे। उसके बाद 1910 में जो है इलाहाबाद में अध्यक्ष बने थे। जॉर्ज यूले जो है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में बने थे। उसके बाद एल्फ्रेड वेब जो है 1894 में बने थे मद्रास में, और जॉर्ज हेनरी कॉन्टन जो है यह बने थे 1904 में मुंबई में बने थे। ये लोग एक एक बार बने थे, लेकिन विलियम वेडरबर्न जो है 2 बार बने थे, 1889 में बम्बई में और 1910 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो दिया हुआ है अल हिलाल, तो जो अल हिलाल है इसकी भाषा हो जाएगी उर्दू। उसके बाद है केसरी, केसरी का भाषा हो जाएगा मराठी। स्वदेश मित्रन जो है इसकी भाषा हो जाएगी तमिल, और समाचार दर्पण का भाषा हो जाएगा बंगाली। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2143, 2143। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जो अल हिलाल है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा का साप्ताहिक अखबार था, जिसका प्रकाशन जो है 1912 से शुरू किया गया था। उसके बाद है केसरी, तो जो केसरी है, केसरी यह मराठी भाषा का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन किया गया था 1881 में लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। उसके बाद है स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन जो है यह तमिल भाषा का समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन 1882 में किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो समाचार दर्पण है, समाचार दर्पण जो है, समाचार दर्पण यह श्रीरामपुर से एक बैप्टिस्ट मिशनरी ने 1818 ईस्वी में इसका शुरुआत बंगाली साप्ताहिक पत्रिका के रूप में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये हो जाएंगे शंकरन नायर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में विशाल सभा का आयोजन हुआ था और जनरल डायर ने इस पर अपने आदेश की अवहेलना समझा और निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके विरोध में जो है ये सर हैं शंकरन नायर, इन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध
किन यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था यह फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था? तो स्वास्तिक का इस्तेमाल जो किया गया था यह नाजी पार्टी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने 1920 ईस्वी में एडोल्फ हिटलर के द्वारा 1920 में नाजी ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था और उन्होंने स्वास्तिक को जर्मन शाही ध्वज के 3 रंगों लाल, काला और सफेद के साथ जोड़ा था। साथ ही याद रखेंगे कि यह प्रतीक जो है, प्रतीक चिन्ह पार्टी के झंडे, बैच और आर्म बैंड पर इस्तेमाल किया गया था और 19वीं शताब्दी के मध्य से आरओ का अस्तित्व लोकप्रियता में बढ़ा भी था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था? तो जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था यह 1853 से लेकर के 1856 के बीच में हुआ था, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह युद्ध जो है रूसी साम्राज्य और फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया के गठबंधन के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कायाकल्प योजना जो है यह शुरू की गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का पहला स्टील कार्बन अध्ययन जो है, टील कार्बन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भारत का पहला टील कार्बन है अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो यह स्टील नहीं है, टील कार्बन ही है कि भारत का पहला टील कार्बन जो अध्ययन किया गया है यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में किया गया है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टील कार्बन से मतलब होता है कि गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन, उसी को हम लोग टील कार्बन बोलते हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इसके समृद्ध मीठे पानी वाले आर्द्र भूमि परिस्थितिकी के कारण अध्ययन के लिए चुना गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 31, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। DRDO का स्थापना जो हुआ था यह 1958 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 32, 32 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो विश्व की पहली मिस AI जो बनी है यह केंजा लॉयली बनी है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो केंजा लॉयली है इसने 1500 से अधिक AI मॉडलों को हरा करके दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी पेटेंट जीता है। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था ब्रिटेन की फेनिवी वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स ने ऑनलाइन आयोजित किया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? सही कौन सा दिया हुआ है तो इसमें देखते हैं। पहला है, केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि सही दिया हुआ है। तमिलनाडु जो है दूसरे और जम्मू कश्मीर जो है तीसरे स्थान पर रहा है, यह भी सही है। और यह सूचकांक जो है FSSAI द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी स्टेटमेंट जो है 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित है, सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता हो जाएंगी जेनी एर्पेनबेक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जेनी एर्पेनबेक जो है यह जर्मनी के है, यह भी याद रखेंगे कि जेनी एर्पेनबेक जो है यह जर्मनी के है। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता है। साथ ही बात करेंगे कि 2023 का मैन बुकर पुरस्कार जो जीता गया है यह बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पेदिनोव के द्वारा जीता गया है। यह 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही याद रखेंगे कि जो जेनी एर्पेनबेक को मिला है, इनका एक बुक है जिसका नाम है कैरोस, इसको ऐसे लिखते हैं KAIROS, इसको हिंदी में लिखते हैं कैरोस। कैरोस के लिए जो है इनको मैन बुकर पुरस्कार 2024 मिला है जेनी एर्पेनबेक को, और इसका जो अनुवादक है माइकल हॉफमैन है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो यह लगाया गया है सिक्किम के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपये का शुल्क लगा दिया है और इसे 15 मार्च 2025 से लागू भी कर दिया गया है। याद रखेंगे कि इसे 15 मार्च 2025 से लागू भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा गया है सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है, जो कि सही है। उसके बाद है G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है, जो कि गलत है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। अगला है G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 और 3 ये दोनों सही है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो यह हो जाएंगी ज्योति रात्रे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश की उद्यमी और पर्वतारोही जो है ज्योति रात्रे, यह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। 55 वर्षीय उद्यमी ज्योति रात्रे ने 19 मई को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा है और ऐसा करके उन्होंने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। और संगीता ने 19 मई 2018 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला का खिताब हासिल किया था, जिनको ज्योति रात्रे ने उनका रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 38, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है? जो ओलेग कोनोनेंको हैं यह रूस के हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं और ओलेग ने स्पेस में 1000वां दिन जो है अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पूरी की है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33वां जो थॉमस कप 2024 का हुआ है, इसमें विजेता रहे हैं चीन और उपविजेता इंडोनेशिया। और जो 30वां उबर कप हुआ है 2024, इसमें विजेता रहा है चीन और उपविजेता रहा है इंडोनेशिया। दोनों में विजेता चीन है और उपविजेता इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित का मिलान सही कर कूट का चयन करना है। पहले राज्य का नाम दिया हुआ है, फिर वहाँ के राज्यपाल का नाम दिया हुआ है और यह लेटेस्ट डाटा पे आधारित है। तेलंगाना के जो राज्यपाल हो जाएंगे यह हो जाएंगे जिष्णुदेव शर्मा। ऑप्शन जो इसका मिलान हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद है सिक्किम के जो राज्यपाल हैं यह हो जाएंगे श्री ओम प्रकाश माथुर, इसका मिलान 1 हो जाएगा। झारखंड के जो हो जाएंगे श्री संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे रमेन डेक्का। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा पहले 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि असम के जो राज्यपाल हैं यह हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला हैं, पंजाब के श्री गुलाब चंद्र कटारिया हैं, महाराष्ट्र के श्री CP राधाकृष्णन हैं, मिजोरम के VK सिंह हैं और बिहार में आरिफ मोहम्मद खान हैं जो पहले केरल के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में महोत्सव का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है। जो बेहदी नखलम त्यौहार होता है यह होता है मेघालय में, इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है लोंगटे महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है फूलदेई महोत्सव, तो फूलदेई महोत्सव जो होता है यह होता है उत्तराखंड में, इसका मिलान 4 हो जाएगा। और उसके बाद है नुआखाई महोत्सव, तो नुआखाई महोत्सव जो होता है यह होता है उड़ीसा में, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, पहले हो जाएगा हमारा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचामृत योजना जो है यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है और भी योजना शुरू किया गया है, जैसे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना,
नंदनी कृषक समृद्धि योजना। साथ ही याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है महतारी वंदना योजना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना और मुख्यमंत्री मितान योजना। वैसे ही उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है सुभद्रा योजना, एकाम्र योजना, अम्मा पोखरी योजना और मो जंगल जामी योजना। वैसे ही कर्नाटक सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया है गृह लक्ष्मी योजना, अन्न भाग्य योजना। और झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना। और तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है अभय हस्तम योजना, आसरा पेंशन योजना। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है क्लैगनार महिला पात्रता योजना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा गया है कि असत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है। तो पहला है स्पेस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। स्पेन जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में 100वां सदस्य देश बना है, जो कि गलत देश बना है, जो गलत दिया हुआ है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के अनुसार के दौरान जो है की गई थी, यह भी गलत दिया हुआ है। याद रखेंगे कि जून 2024 में है दक्षिण अमेरिकी देश जो है पराग्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है स्पेन, यह गलत दिया हुआ है, यह हो जाएगा पराग्वे। याद रखेंगे। और पराग्वे जो है यह लैंडलॉक कंट्री है, जो 100वां देश बन गया है ISA का। उसके बाद है इसके स्थापना के बारे में दिया हुआ है कि पेरिस में 2015 में COP21 के दौरान, यह COP21 हो जाएगा। COP21 के दौरान जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से इसका गठन किया गया था। इसका स्थापना जो किया गया था 2015 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है यह गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बांका और पश्चिम चंपारण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्य को सूचित किया है कि बांका और पश्चिम चंपारण अब नक्सल मुक्त जिले हैं। नेक्स्ट है साथ ही याद रखेंगे कि इस घोषणा के बाद राज्य में केवल 8 जिले जो है नक्सल प्रभावित हैं। याद रखेंगे कि बिहार में अभी भी 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें शामिल है औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46, हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आरती सरीन को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि आरती सरीन को भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि प्रथम महिला जो नईमा खातून एक है, पहली महिला कुलपति है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। याद रखेंगे कि पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है नईमा खातून। वैसे ही है अवनी लेखरा, जो अवनी लेखरा है यह पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। वैसे ही एक है काम्या कार्तिकेयन, जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, जो कि 17 वर्ष की हैं। एक है ज्योति रात्रे, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला है, ज्योति रात्रे। और एक है माधवी मनु कश्यप, जो देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, महिला बिहार दरोगा बनी है। यह बिहार में दरोगा है, ट्रांसजेंडर दरोगा जो है माधवी मनु कश्यप। और एक है अक्षता कृष्णमूर्ति, जो मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47 कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें जो है मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो यह हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को
नहीं जगाना। यह जो हो जाएगा विकेंद्रीकरण का वशिष्ठ नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य होता है कि स्वायत्तता तथा भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाना और स्थानीय समुदाय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया था। इसमें शक्तियों का विभाजन जो है चरणबद्ध तरीके से शीर्ष से निचले स्तर तक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो अनुसूचित जातियों के आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 332 जो है इसमें राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। याद रखेंगे कि अनुच्छेद 332 जो है इसमें राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें जो हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं यह लोकसभा में 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, जो कि टोटल जो हो जाएंगी 131 सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो है यह प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यह नियुक्त किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 53, भारत में संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत में संसद का व्यय जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग है, इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 में किया गया है। और सीजीए जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो यह निकाला गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हुआ था 44वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है अब टोटल 6 रह गई है। इस संशोधन के समय जो है भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और मोरारजी देसाई का कार्यकाल जो था यह 1977 से लेकर के 1979 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहले सूची 1 जो है संविधान के सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 जो है देश जिनसे जो उनको लिया गया है। पहले दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह DPSP जो कि आयरलैंड से लिया गया है, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची जो है यह संघात्मक शक्ति के बीच में आती है, यानी शक्तियों का जो बंटवारा होता है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यह लिया गया है कनाडा से लिया गया है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 3 4 1 2 हो जाएगा, 3 4 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो यह हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल नहीं किया गया था, यह शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57 कि भारत में तृतीय क्षेत्र जो है टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। इसमें नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है।
तो टर्शियरी क्षेत्र में कौन से सम्मिलित नहीं होंगे? तो इसमें जो है व्यापार और परिवहन, यह टर्शियरी क्षेत्र में आते हैं, यह सेवा क्षेत्र में आते हैं। परिवहन, संचार और बैंकिंग और बीमा जो है यह भी सेवा क्षेत्र में आते हैं। वानिकी और मत्स्यिकी हो जाएगा, यह प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो यह टर्शियरी में नहीं होगा। तो इसमें पूछा गया है कौन टर्शियरी में शामिल नहीं है तृतीयक क्षेत्र में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सिर्फ हमारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यह की गई थी हाशिम समिति, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचानों के लिए हाशिम समिति की हाशिम समिति गठित की गई थी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 59, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो हो जाएगा अंतर राज्यीय व्यापार का नियम जो है यह भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य हो जाएगा पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का नियोजित विवरण। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो यह जारी किया जाता है CSO के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो CSO है 1950 से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक जो है कि संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत जो है कौन सा दिया हुआ है? पहले है औद्योगिक वित्त, औद्योगिक वित्त जो हो जाएगा यह सिडबी, यह संबंधित है, यह सही है। उसके बाद ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, यह भारत निर्माण से संबंधित है, यह भी सही है। ग्रामीण साख जो है इसको, यह नाबार्ड से संबंधित है, यह भी सही है। यह है ग्रामीण रोजगार जो SJSRY जो कि गलत दिया हुआ है, यह सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो SJRY जो है यह है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मिलन जो 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया था। 1 दिसंबर 1997 को इसका शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य है शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, न कि ग्रामीण बेरोजगारों को। यहाँ पे ग्रामीण रोजगार लिखा हुआ है तो यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था और यह 1980 से 85 तक रहा था। याद रखेंगे कि 1980 से 85 तक जो है छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा 1978 में बनाया गया और 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 है, तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक जो हैं कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे क्लोरीन या 1735 हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन हो जाएगा 1737, यह जो हो जाएगा यह 2 समस्थानिक क्लोरीन का हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? तो बाहरी पदार्थों का पाचन जो है यह लाइसोसोम के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो बड़ी और छोटी दोनों तरह की सामग्री तोड़ सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और अन्य कोशिकांग शामिल हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कागज के विरंजन में किया जाता है? तो कागज के विरंजन में जो है क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 67, एक्सरे का उपयोग किया जाता है। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चूज करना है। एक्सरे का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है किसी मशीन के 2 धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए और साथ ही क्रिस्टलों की रचना का अध्ययन करने के लिए भी एक्सरे का प्रयोग किया जाता है।
तो दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र एक क्षेत्र है। तो ओजोन छिद्र जो है एक क्षेत्र है, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है यह होता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ओजोन जो होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 69 नंबर क्वेश्चन है कि हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है। तो हवा से पानी में जाते समय सत्य हो जाएगा कि इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों जो है कम हो जाते हैं। याद रखेंगे कि हवा से पानी में जाते समय प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है और वेग दोनों जो है कम हो जाता है। और जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो यह घटना जो है बिंदु पर दो माध्यमों की सीमा पर खींचे हुए अभिलंब की ओर विचलित होती है। और साथ ही याद रखेंगे, जो इकाई नहीं बदलती है वह आवृत्ति है, और जो इकाई बदलती है वह तरंग दैर्ध्य और वेग होती है, जो अपनी इकाई बदल लेती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो प्रोटीन से बने वायरस के जो बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं कैप्सिड। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। नेक्स्ट है, 71 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो मनुष्यों में सांस लेने की प्रक्रिया में जो है तंत्रिका तंत्र शामिल होता है, डायफ्राम शामिल होता है और पसलियों की मांसपेशियां भी शामिल होती है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायफ्राम जो है मांसपेशियों की एक श्वसन तंत्र के अन्य भागों जैसे श्वास नली और वायु मार्ग और ब्रोंकाई जो होता है फेफड़ों में हवा पहुंचाने का काम करती है, जबकि फुफ्फुस झिल्ली और फुफ्फुस द्रव जो है फेफड़ों को गुहा के भीतर हवा में प्रवेश करने में सहयोगी होते हैं। नेक्स्ट है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो हो जाएगा 20 प्रकार के। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 73, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर स्थापित किया जाता है ताकि यह सम्मोहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप गर्म हो सकता है। तो यह हो सकता है चालन, सम्मोहन, विकिरण और वाष्पीकरण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी का कुछ हिस्सा जो है धातु की मेज द्वारा दूर ले जाया जाता है और कॉफी की सतह के पास हवा के सम्मोहन धाराएं स्थापित की जाती है, जो कुछ गर्मी के नुकसान के लिए जिम्मेदार होती है। और गर्म कॉफी के आसपास के वातावरण में विकिरण द्वारा भी गर्मी खो जाती है और अधिकांश गर्मी जो है अंतिम विधि द्वारा खो जाती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 75, फूट रोग नामक रोग का कारक कौन होता है। तो जो फूट रोग होता है इसका जो कारक होता है बैक्टीरिया होता है। याद रखेंगे फूट रोग जो होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो फूट रोग होता है यह पशुओं में खुर जो होता है पशुओं की उसमें सड़न होने लगती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76 है, जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। तो जानवरों की हड्डियों और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ जो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट जिसका फार्मूला होता है CA3PO4 का होल 2 होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक जो है या लाल रुधिर कणिका यानी RBC, उसके बाद पटिकानु यानी प्लेटलेट्स, दोनों में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन जो 2 और 3 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा कि लाल रुधिर कोशिका तथा प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है रुधिर का अवयव होता है जिसका मुख्य कार्य रुधिर का थक्का बनाना और रुधिर स्राव को रोकना इसका मुख्य काम होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग
एक तरल को है डैश तक ठंडा करना होता है। तो सुपर कूलिंग का मतलब होता है एक हिमांक से नीचे तक ठंडा करना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग सुपर कूलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 79। जनित्र जो होता है जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और साथ ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बाकी दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह कि गलत दिया हुआ है, यह मोटर का काम होता है। इसमें 1 और 3 जो सही है, तो 1 और 3 जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा यह उल्टा और वास्तविक बनेगा। उल्टा और वास्तविक जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की स्थिति जो होती है यह अनंत पर होती है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होती है, तो उसका प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है यह छोटा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है। वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति और अगर वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है यह बराबर उल्टा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें sp संकरण पाया जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। sp प्रकार का जो संकरण है यह पाया जाता है CO2 में पाया जाता है, यह C2H2 में भी पाया जाता है, उसके बाद BeCl2 में भी पाया जाता है और BeH2 में भी जो है sp संकरण पाया जाता है। और इसका जो एंगल होता है यह 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है, यह अल्कोहल का अवायवीय रूप से उत्पादन करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग जो है वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां कप का संबंध जो है यह हॉकी से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि हॉकी से संबंधित कप है जैसे बेटन कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, यह सभी जो है हॉकी से संबंधित है। वैसे ही फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, नेहरू कप, यह सभी फुटबॉल से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से हो जाएंगे ईरानी ट्रॉफी होता है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी। और टेबल टेनिस में होता है कॉर्बियन कप महिलाओं का और स्वेटलिंग जो होता है यह पुरुषों का होता है। और बैडमिंटन के थॉमस कप और उबर कप का संबंध जो है पुरुष और महिलाओं से है, यानी थॉमस कप जो होता है पुरुषों का होता है और बैडमिंटन में महिलाओं का होता है, उबर कप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है मच्छर तट किस देश में स्थित है। तो जो मच्छर तट है यह है होंडुरास और निकारागुआ में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिसको बोलते हैं मॉस्क्वीटो कोस्ट होंडुरास और निकारागुआ में स्थित है और खास तौर पर उनके कैरेबियन तट रेखाओं के साथ यह ऐसा क्षेत्र है जो अपने निचले गीले इलाके और ऐतिहासिक रूप से मॉस्क्वीटो लोगों के निवास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 85 नंबर URL का पूर्ण रूप है। तो URL का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जैसे इंपॉर्टेंट है WWW, इसका फुल फॉर्म होता है WWW का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वैसे ही होता है HTTP का भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है लैन होता है, लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद एक वैन होता है, तो वैन का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। वैसे ही फैक्स जो होता है, फैक्स का भी याद रखिएगा, फैक्स का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है फैसिमाइल। और DTP है या डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ का स्थापना जो किया गया था यह किया गया था 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। और यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है। ही वॉज जेलस डैश हर सक्सेस। तो ही वॉज जेलस ऑफ हर सक्सेस हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है? तो हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन जो है यह दर्शाता है पुरुष और महिला के कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? तो जो मुंडेश्वरी महोत्सव है यह मनाया जाता है कैमूर में, कैमूर यानी भभुआ में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मंदिर में पशु बलि की परंपरा भी है, जिसमें बकरा को चढ़ाया जाता है लेकिन उसका वध नहीं किया जाता है। यह सात्विक बलि परंपरा पूरे भारत में अनोखी है। रामगढ़ गांव जो ग्राम है यह स्वतंत्रता सेनानी कपिल देव सिंह का जन्म स्थान है। साथ ही याद रखेंगे कि बिहार के प्रमुख मंदिर है जैसे बोध गया का महाबोधि मंदिर है, विष्णुपद मंदिर गया में है, सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है, एक जल मंदिर है जो पावापुरी में है, महावीर मंदिर पटना में है और जानकी मंदिर जो है सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है, संस्कृति शब्द का विश्लेषण है। तो संस्कृति शब्द का विश्लेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका दिया है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट वर्ड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, तो इसका जो साइन जैसा हो जाएगा यह हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा। रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? पहले जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, उसके बाद भाववाचक दिया होगा, तो इसमें हो जाएगा लड़का, लड़का का हो जाएगा लड़कपन। यह जो है जातिवाचक से भाववाचक बना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प का चयन करना है। तो हो जाएगा वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास जो हो जाएगा ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दवाइयाँ लिखा हुआ है, यह चंद्रबिंदु नहीं, यहाँ पे दवाइयाँ में सिर्फ एक बिंदु होगा जो कि गलत है। अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय में यह अंतर प्लस राष्ट्रीय है, अंतर प्लस राष्ट्रीय। नेक्स्ट है 94 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। He had been trying to get her on phone। इसका जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है यह होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस, इसमें भी होता है वर्ब जो होता है, यह वर्ब का चौथा रूप भी हो सकता है, भी प्लस आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस सिंस या फॉर लगता है इसमें, और फिर उसके बाद इसमें टाइम लगता है जो टाइम की जरूरत होता है। नेक्स्ट है आगे जो है मैथ्स दिया हुआ है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 94 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 का ऑप्शन डी था, ये नेक्स्ट है 96 है। 96 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 97 नंबर, यह रीजनिंग दिया हुआ है। 97 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 98। 98 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा पुत्रवधू। उसके बाद 99 जो है 99 का जो आंसर है 99 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 35। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।